हमें अब ऐसे टैलेंट की जरूरत है जो ज्यादा भूखा हो, ज्यादा टारगेट्स हिट कर सके, ब्रायन ने कहा जब उसने टेबल पर टर्मिनेशन पेपर्स सरकाए। कंपनी अब एक नई दिशा में जा रही है। मेरा नाम डैरेन मैककेब है, उम्र 46। ट्रियाना कॉर्प, कैंजस सिटी, मिसूरी में 9 साल सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव रहा। लगभग एक दशक में मैंने ऐसा क्लाइंट पोर्टफोलियो बनाया था जो कंपनी के कुल रेवेन्यू का 40% लाता था। न कोई शॉर्टकट, बस लंबे दिन, लगातार ट्रैवल और भरोसे पर बने रिश्ते। मैंने हल्के से मुस्कुराया, उसे धन्यवाद दिया और बिना बहस किए वहां से चला गया। ब्रायन एल्सवर्थ 6 महीने पहले ही वीपी ऑफ सेल्स बनकर आया था। सीईओ ने उसे टीम को जगाने के लिए लाया था। ब्रांडेड सूट पहनता, घिसे पिटे मोटिवेशनल डायलॉग्स मारता और कभी एक भी क्लाइंट कॉल में मेरे साथ नहीं गया। 3 हफ्ते बाद उसने कमीशन स्ट्रक्चर बदल दिया, जिससे मेरी आमदनी 20% कम हो गई, जबकि मेरे नंबर्स पहले जैसे ही मजबूत थे। संकेत तो पहले ही मिलने लगे थे। मेरी डेस्क को रिनोवेशन के नाम पर कोने में शिफ्ट कर दिया गया। मीटिंग इनवाइट से मेरा नाम गायब होने लगा। कल लंच के दौरान किसी ने मेरा कंप्यूटर सर्विस किया। छोटी बातें, लेकिन इतनी कि मुझे समझ आ गया कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने 9 साल की मेहनत को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर लिया। फैमिली फोटो, बेटी का पेंट किया हुआ मग और एक क्लाइंट्स की फोल्डर जो मैंने कंपनी डेटाबेस से अलग रखा था, बस आदत थी। कुछ मदद करूं? वैलेरी अकाउंटिंग से बोली। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। आप ऑफिस बदल रहे हैं? कुछ वैसा ही, मैंने कहा। कोई ड्रामा नहीं चाहिए था। लिफ्ट में मेरे साथ सीईओ एवरेट स्टैंटन खड़ा था। उसने बस सिर हिलाया, बिना देखे। फोन में इतना खोया था कि उसे पता भी नहीं था कि ब्रायन ने अभी क्या किया है, लेकिन जल्द ही पता चलेगा। कार तक जाते हुए मुझे गुस्सा नहीं आया, बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे लंबे सपने से जागना और एहसास होना कि जिस घर में रह रहे थे वो कभी आपका था ही नहीं। मैं घर पहुंचा। कोई कॉल नहीं, कोई रेडियो नहीं, बस सोचता रहा कल के बारे में। घर पहुंचते ही फोन बजा। ट्रेविस रिक्स, मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट। अगले हफ्ते उसका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था। डिनर रिजर्वेशन के बारे में टेक्स्ट किया था। उसे अभी तक कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। मैंने फोन किचन काउंटर पर रखा, खिड़की से बाहर देखा। 9 साल की मेहनत, हर रिश्ता, सिर्फ एक वादा था, मेरा वादा। ब्रायन ने आज सिर्फ एक कर्मचारी को नहीं निकाला था, उसने ट्रावेंट कंपनी और 100 करोड़ रुपए की कमाई को जोड़ने वाली सबसे अहम डोर काट दी थी, और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने ट्रेवेंट तब ज्वाइन किया था जब इसका नाम अभी भी मिड वेस्टर्न फाइनेंशियल सर्विसेज था। ना कोई ग्लास ऑफिस था, ना कोई फैंसी ब्रांडिंग। एवरेट एवरेट ने खुद मुझे हायर किया था, एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी से, जहां मैं टारगेट हिट कर रहा था, लेकिन प्रमोशन हर बार मुझसे छीन लिया जाता था। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो इस मार्केट को समझे, जिस पर क्लाइंट भरोसा करें, एवरेट ने कहा था। और अगले 7 सालों तक वो सही था। मैंने छोटे स्थानीय बिजनेस से लेकर नेशनल लेवल के क्लाइंट्स तक कंपनी का क्लाइंट बेस खड़ा किया। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स को 3 और 5 सालों तक एक्सटेंड कराया। जब हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट लॉकहार्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला गया था, मैं उन्हें वापस ले आया। जब कोई नहीं मानता था कि हेंडरसन ग्रुप हमें मौका देगा, मैंने उन्हें ऑन बोर्ड किया। मेरी पत्नी रेबेका अक्सर मजाक में कहती, तुम अपने क्लाइंट से शादी कर चुके हो। गुरुवार रात फिर से जॉनसन फैमिली के साथ डिनर, वो पूछती। जवाब उसे पता होता। मेरे बच्चे इस लाइन से बड़े हुए। डैड काम पर हैं। मैंने वादा किया था, एक दिन ये सब वर्थ इट होगा। 3 प्रमोशन, 2 ऑफिस एक्सपेंशन और एक भारी मंदी, रिसेशन के बाद ट्रावेंट एक 30 करोड़ की कंपनी बन गई, जिसमें से 12 करोड़ की डील्स सिर्फ मेरी थीं। पर किसी ने कभी वो प्रतिशत गिना ही नहीं था, जब तक कि ब्रायन एल्सवर्थ नहीं आया। पहली चेतावनी तब मिली जब ब्रायन ने टेकओवर के 3 महीने बाद क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग में कहा, तुम्हारा क्लाइंट एक्विजिशन रेट रुक गया है। उसने चार्ट दिखाते हुए कहा, उस तिमाही में मैंने बस 2 नए अकाउंट जोड़े थे, क्योंकि मैं मौजूदा रिश्ते मजबूत कर रहा हूं। मैंने समझाया, लॉकहार्ट की डील अभी डबल हुई है, भविष्य नई डील्स में है। ब्रायन ने कहा, हमें हंटर चाहिए, फार्मर नहीं। हफ्ते भर में मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जूलिया को किसी और टीम में भेज दिया गया। अगले महीने से मेरी ट्रैवल रिक्वेस्ट पर एक्स्ट्रा अप्रूवल लगने लगा। मेरे खर्चों, एक्सपेंस रिपोर्ट्स पर सवाल उठने लगे। छोटी छोटी चीजें, पर असर सीधा दिल और भरोसे पर। जैसे किसी को 1000 छोटें देकर मारना, एक भी घाव जानलेवा नहीं, लेकिन मिलकर जान ले लेते हैं। अब ऑफिस में फुसफुसाहटें थीं।
नई टीम आ रही है, यंग टैलेंट, फ्रेश आइडियाज। ब्रायन उन्हें डिसरप्टर्स कहता था। पिछले महीने उसने हायर किया 29 साल की एलिशा विंटर्स, एक टेक स्टार्टअप से। पहले हफ्ते ही उसे मेरे सबसे बड़े क्लाइंट ट्रेविस रिक्स के साथ मीटिंग में भेज दिया गया। ना कोई इंट्रोडक्शन, ना वजह, बस यूं ही सीखने के लिए साथ भेज रहे हैं। ट्रेविस ने बाद में मुझे टेक्स्ट किया, ये नई लड़की कौन थी? क्या तुम अपनी रिप्लेसमेंट ट्रेन कर रहे हो? मैंने हंसी में टाल दिया, नहीं भाई, बस टीम एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन जब उस रात घर ड्राइव करता हुआ आया तो मेरे सीने में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने चुपचाप मेरी कुर्सी खींच दी हो और मुझे अब जाकर पता चला हो। मेरे पेट में कुछ खींचने जैसा महसूस हुआ, एक अजीब सा सर्टेनिटी, जैसा कि एक अनुभवी आदमी को मीटिंग रूम और क्लाइंट्स के चेहरों को पढ़ते पढ़ते आ जाता है। कुछ तो गलत था और मुझे उस एहसास पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था। मैंने अपना कार्डबोर्ड बॉक्स किचन काउंटर पर रखा और खुद को थोड़ा सा बोरबन डाला। घर बिल्कुल खाली था। रेबेका, मेरी पत्नी, इस हफ्ते अपनी बहन के पास देहरादून गई थी नवजात भतीजी की देखभाल में मदद करने। शायद अच्छा ही हुआ, मुझे भी थोड़ी शांति की जरूरत थी। मैंने अपना पर्सनल फोन उठाया और कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल करने लगा। 9 साल के रिश्ते, 200 से ज्यादा क्लाइंट्स, वेंडर्स और इंडस्ट्री कनेक्शन। वो लोग जिन्होंने ट्रावेंट से डील सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं वहां था। ना कोई मार्केटिंग ब्रोशर, ना कोई ग्लास ऑफिस, सिर्फ मेरा भरोसा। वर्क फोन अब तो डिब्बे में बंद पड़ा था, बस औपचारिक बातचीत के लिए। लेकिन असली नंबर, डिनर इनविटेशन, सीईओ के पर्सनल मोबाइल, सब मेरे पर्सनल फोन में थे। क्यों? क्योंकि मैं वो इंसान था जिसके साथ लोग वाकई में काम करना चाहते थे। मैंने धीरे से सिप लिया। कोई घबराहट नहीं, ना पैनिक, ना ईएमआई की चिंता, ना हेल्थ इंश्योरेंस का डर। बस एक स्पष्ट समझ, क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। बोरबन गले में थोड़ी जलन छोड़ गया, पर दिल में अजीब सी शांति। 9 साल की 60 घंटे की वर्क वीक्स, छूटे हुए फैमिली डिनर, बच्चों के क्रिकेट मैच, डांस परफॉर्मेंस, सबके बदले जो कुछ बनाया, आज एहसास हुआ वो मेरा था ही नहीं। मैंने लैपटॉप खोला और अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखा। नॉन कम्पीट क्लॉज तो था, पर बहुत सीमित, सिर्फ 1 साल तक और सिर्फ तब अगर मैं खुद नौकरी छोड़ता। पर मुझे तो निकाला गया था। उसका मतलब अब कोई लीगल रुकावट नहीं थी मेरे क्लाइंट्स को साथ ले जाने में। फोन फिर बजा। ट्रेविस हेंड्रिस, डिनर रिजर्वेशन फिक्स हो गया है गुरुवार के लिए, रिन्यूअल डिस्कस करने का इंतजार है। मैं काफी देर तक उस मैसेज को देखता रहा। लॉकहार्ट मैन्युफैक्चरिंग, 14 करोड़ की सालाना डील, 6 सालों से मेरे साथ। उससे पहले भी 3 साल मेरे पुराने फर्म में, यानी लगभग 1 दशक का भरोसा। और वो अकेला नहीं था। हेंडरसन ग्रुप, वेस्टफील्ड प्रॉपर्टीज, कार्ल्टन इंडस्ट्रीज, 12 करोड़ की डील्स और सबका रिन्यूअल अगले 30 दिनों में। और सब सीधे मुझसे ही बात करते थे। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और फैसला ले लिया। ना तो मैं आज किसी को कॉल करूंगा, ना कोई गुस्से वाला ईमेल, ना कोई धमकी। मैं आराम से सोऊंगा, सुबह उठूंगा साफ दिमाग के साथ, और फिर सिर्फ 3 फोन कॉल्स करूंगा, ना शिकायत करने के लिए, ना रोने के लिए। बस अपने सबसे करीबी क्लाइंट्स को बताने के लिए कि अब मैं ट्रावेंट का हिस्सा नहीं रहा। ट्रावेंट से मेरा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, तुरंत प्रभाव से। बाकी सब अब अपने आप ही होगा। मैंने बॉक्स में रखे फैमिली फोटोज बाहर निकाले। बेटी का ग्रेजुएशन, बेटे की शादी और येलोस्टोन ट्रिप, जो हमने एक क्लाइंट की अर्जेंसी के कारण लगभग रद्द कर दी थी। मैंने बहुत कुछ मिस किया है। कल से मैं कुछ और फैसले लूंगा। मैंने बोरबन खत्म किया और ऊपर जाकर खाली घर में पहली बार चैन की नींद सोने चला गया। सालों बाद अलार्म सेट नहीं किया था, ना कोई फ्लाइट पकड़नी थी, ना कोई क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़नी थी। बस एक बात का यकीन था, ब्रायन एल्सवर्थ ने एक भयानक गलती कर दी है और मुझे बस एक कदम पीछे हटना है। बाकी सिस्टम खुद गिर जाएगा। अगली सुबह मैंने 3 कॉल्स किए, ना कोई भावुकता, ना कोई ड्रामा, सिर्फ सच्चाई। ट्रेविस, मैं अब ट्रवांट में नहीं हूं। कल से मेरी भूमिका खत्म हो चुकी है। चाहता था आप सबसे पहले मुझसे सुने। रिस्पॉन्स तुरंत आया। क्या हुआ? अब हमारा अकाउंट कौन देखेगा? शायद ब्रायन एल्सवर्थ या फिर एलिशा विंटर्स, मैंने कहा। लंबी चुप्पी। वो लड़की जो उस मीटिंग में थी, उसे हमारे बिजनेस का जरा भी अंदाजा नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूं, बाकी निर्णय आपका है। जेम्स हेंडरसन और पीटर कार्ल्टन के साथ भी ऐसी ही कॉल्स हुई। ना कोई ऑफर, ना रिक्रूटमेंट, सिर्फ वही भरोसा और वही सटीकता जिसके लिए उन्होंने सालों तक मुझ पर भरोसा किया था।
दोपहर तक मेरा पर्सनल फोन लगातार बज रहा था। इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है, खबरें तेजी से फैलती हैं। 2 बजे एवरेट स्टैंटन का कॉल आया। मैंने उठाया नहीं। वॉइस मेल में उसने कहा, दीपक, मैं एवरेट बोल रहा हूं, तुम्हारे ट्रांजिशन पर बात करनी है। कई क्लाइंट्स चिंतित हैं, प्लीज तुरंत कॉल करो। मैंने नहीं किया। उसके बजाय मैं सीधे गया लॉरेंस फिंच के ऑफिस, एक एम्प्लॉयमेंट लॉ अटॉर्नी के पास, जिसके दामाद को मैंने 3 साल पहले रेस्टोरेंट फंडिंग में मदद की थी। मुझे एक एहसान तो बनता है, मैंने कहा। लॉरेंस ने मेरे टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट पढ़े, फिर कहा, वो तुम्हें काम करने से नहीं रोक सकते, पर कोशिश जरूर करेंगे तुम्हारे क्लाइंट्स को डराने की। तैयार रहो। 4 बजे ट्रावेंट की लीगल टीम की ओर से ईमेल आया, कॉन्फिडेंशियलिटी रिमाइंडर। 5 बजे ब्रायन का टेक्स्ट, चलो बात करते हैं तुम्हारे एग्जिट पैकेज पर। कंसल्टिंग का कुछ स्कोप बन सकता है। बहुत देर हो चुकी थी। 5:30 पर ट्रेविस का फिर से मैसेज, अभी अभी तुम्हारे सीईओ और उस वीपी के साथ कॉल हुई। उन्होंने कहा सब कुछ एलिशा हैंडल करेंगी। 10% डिस्काउंट भी ऑफर किया रिन्यूअल पर। तुम क्या कहोगे? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। मैंने कहा, सोचूंगा। लेकिन फिर मैंने एक मेल भेजा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की नोटिस, चेंज इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आधार पर। और यही तो शुरुआत थी। हेंडरसन और कार्लेटन ने भी वही किया। अब भी मैंने कुछ नहीं कहा। दीपक, अब तुम कहां जा रहे हो? क्योंकि जहां भी जाओगे हमारा बिजनेस वहीं जाएगा। उसी रात मेरे पोर्टफोलियो की 3 और कंपनियों ने ट्रावांट को टर्मिनेशन नोटिस भेजा। सुबह तक कुल संख्या 8 हो चुकी थी। आरएसटो 21 करोड़ से ज्यादा की डील्स खत्म। एवरेट सीईओ ने इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई। मुझे पता चला, जूलिया ने मैसेज किया, मेरी पुरानी असिस्टेंट, यहां पूरा ऑफिस हिला पड़ा है। ब्रायन तुम पर क्लाइंट टेम्परिंग का इल्जाम डाल रहा है। सीईओ पूछ रहा है कि किसी ने पहले ये क्यों नहीं देखा। फिर मेरा फोन फिर से बजा। एक अनजान नंबर। दीपक शर्मा? हाँ, बोलिए। माइकल ग्रांटली बोल रहा हूं, ग्रांटली एंड कंपनी से। सुना है आप अब फ्री हैं और हमारे कई कॉमन कॉन्टैक्ट्स ने आपकी तारीफ की है। मैं सुन रहा हूं, मैंने जवाब दिया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफर है, 1 करोड़ रुपए प्लस साइनिंग बोनस, फुल ऑटोनॉमी और एक सीट हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में। कब ज्वाइन कर सकते हैं? कल चलेगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसी वक्त ज्वाइन करने का फैसला किया, ना जल्दबाजी में ना बेबसी में, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वही था जो मैं चाहता था, सम्मान, आजादी और अपनी कीमत की पहचान। उस दोपहर ब्रायन का फिर टेक्स्ट आया, बोर्ड ने एक रिटेंशन पैकेज अप्रूव किया है, 6 महीने की फुल सैलरी प्लस स्टॉक ऑप्शंस। बस अपने अकाउंट्स का ट्रांजिशन करवा दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उन्हें 9 साल मिले थे मेरी मेहनत की कीमत समझने के लिए। अब भाग दौड़ में कोई पैकेज बनाकर मेरी वफादारी नहीं खरीदी जा सकती। बहुत कम, बहुत देर से। ग्रांटली एंड कंपनी में ज्वाइन किए 1 हफ्ता ही हुआ था कि जूलिया का एक और कॉल आया, इस बार पर्सनल नंबर से। तुम्हें कुछ जानना चाहिए, उसने कहा। ब्रायन सिर्फ अपनी टीम नहीं लाना चाहता था, बात कुछ और थी। मैंने अपने नए कॉर्नर ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा, जो ट्रावेंट में मिले ऑफिस से भी बड़ा था, और 9 साल की कहानियां अब एकदम साफ हो रही थीं। वो लोग कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, जूलिया ने कहा। वेरिटस कैपिटल ने 2 महीने पहले ऑफर दिया था, लेकिन शर्तें थीं। वो चाहते थे कि सभी बड़े क्लाइंट्स उनके इन हाउस अकाउंट मैनेजर्स को ट्रांसफर किए जाएं। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। ब्रायन को हायर ही इसलिए किया गया था, डील्स को मेरी पहचान से हटाकर कंपनी एसेट्स में बदलने के लिए। मुझे निकाला गया क्योंकि मैं परफॉर्मेंस में कमजोर था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं वो इंसान था जिससे क्लाइंट्स जुड़े हुए थे। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने पूछा। मैं अब भी एग्जीक्यूटिव फ्लोर पर हूं, सब सुनती हूं। कल वेरिटस ने ऑफर वापस ले लिया है। बोले, अगर दीपक नहीं तो डील नहीं। फोन कटने के बाद मैं काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। 9 साल की वफादारी, और उन्होंने मुझे बस एक मिडिलमैन की तरह हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि मैं बहुत सही कर रहा था। रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके थे, बहुत व्यक्तिगत। उन्हें डर था कि अगर मैं रहा तो क्लाइंट्स कंपनी से नहीं, मुझसे जुड़े रहेंगे, और उन्हें यही नहीं चाहिए था। मैंने लैपटॉप खोला और ईमेल चेक किए, और क्लाइंट्स का संपर्क आया था। इंडस्ट्री में खबर फैल चुकी थी, दीपक शर्मा अब ग्रांटली में है और क्लाइंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। ट्रीवेंट के शेयर 5 दिन में 12% गिर चुके थे। फोन फिर से बजा। एवरेट का मैसेज था, हम मिल सकते हैं क्या, सिर्फ तुम और मैं, बिना किसी वकील के। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया।
धोखे का असली बोझ अब सीने में ठंडे शीशे की तरह बैठ गया था। मुझे सिर्फ निकाला नहीं गया था, बल्कि एक जानबूझकर बिछाई गई कॉरपोरेट चाल में मोहरा बनाया गया था। मैंने फोन उठाया और ट्रेविस हेनरिस को कॉल किया। मुझसे एक बात पूछनी है, मैंने कहा। क्या ट्रेवेंट ने पिछले कुछ महीनों में तुम्हें वेरिटस कैपिटल के किसी बंदे से मिलवाया? एक सेकंड की चुप्पी। तुम्हें कैसे पता चला? एक थॉम्स नाम का आदमी आया था। बोला, वो इंडस्ट्री एनालिस्ट है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर बात करने आया है। बहुत सवाल पूछे, हमारी जरूरतों को लेकर कंफर्मेशन। मेरे रहते हुए मेरे ही क्लाइंट्स को एक नए खरीदार के हवाले किया जा रहा था। बाकी कॉल्स ने भी यही पैटर्न दिखाया। मेरी पीठ पीछे मीटिंग्स प्लान हुई, डिटेल्स ली गईं और देखा गया कहां मैं रिप्लेसेबल हो सकता हूं। दिन के अंत तक मैंने कंफर्म कर लिया था। कम से कम 6 बड़े क्लाइंट्स को वेरिटस के लोगों से मिलवाया गया था, जैसे वो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हों। मैंने एवरेट को आखिरकार मैसेज किया, कोई मीटिंग जरूरी नहीं है, वेरिटस वाली बात अब पूरी तरह समझ आ गई है। उसका जवाब तुरंत आया, ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था दीपक, कुछ पर्सनल नहीं। लेकिन वो पर्सनल ही था। 9 साल के रिश्ते, क्लाइंट्स के बच्चों के नाम याद रखना, उनकी छुट्टियों के बारे में जानना, वीकेंड और छुट्टियों में कॉल उठाना, ये सब सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं थे, पर उनके लिए मैं एक रुकावट बन चुका था। मैंने लैपटॉप बंद किया और ग्रांटली के अपने नए ऑफिस की खिड़की से कैंसस सिटी का स्काईलाइन देखा। यहां से नजरिया कुछ और था, साफ। ग्रांटली एंड कंपनी पहले ही मेरे 11 पुराने क्लाइंट्स के साथ साइन कर चुका था, 40 करोड़ से ज्यादा की सालाना डील्स। और भी क्लाइंट्स रास्ते में थे, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुला रहा था। विश्वास खुद चला आता है। इस बिजनेस में लोग इंसानों के साथ डील करते हैं, लोगों या ब्रांड्स के साथ नहीं। ट्रावंट ने सिर्फ एक सेल्समैन नहीं खोया था, उन्होंने वो खोया था जिसने उन्हें खड़ा किया था। ट्रावंट को आज भी यह समझ नहीं आया था कि उन्होंने क्या खोया है। जिस बुनियाद पर उनकी ग्रोथ खड़ी थी, उसे ही हटा दिया। ग्रांटली में ज्वाइन करने के 3 हफ्ते बाद मुझे मिडवेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए इनवाइट किया गया। पैनल टॉपिक था, एक ट्रांजैक्शनल मार्केट में क्लाइंट लॉयल्टी कैसे बनाए रखें। ताज्जुब की बात थी और बिल्कुल सटीक। मैंने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया, ना शो ऑफ के लिए ना एक्सपोजर के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था वो ऑडियंस कौन होगी। इंडस्ट्री के लीडर्स, संभावित क्लाइंट्स और सबसे जरूरी ट्रावंट के बचे हुए बोर्ड मेंबर्स और लीडरशिप। एवरेट ये कॉन्फ्रेंस कभी मिस नहीं करता था, बोर्ड मेंबर्स भी नहीं। इस बीच ग्रांटली ने मुझे वो चीजें दी जो ट्रावंट ने कभी नहीं दी। 2 डेडिकेटेड एनालिस्ट, पूरी मार्केटिंग सपोर्ट और सबसे अहम, इक्विटी पार्टनरशिप। अब हर नया क्लाइंट सिर्फ कमीशन नहीं था, वो उस चीज का हिस्सा था जिसका मैं सहमालिक था। मैंने 1 महीना कॉन्फ्रेंस की तैयारी में बिताया, ना कोई चमकदार स्लाइड्स, ना कोई बनावटी किस्से, बस फैक्ट्स, डेटा। रातों में अपने एनालिस्ट्स के साथ बैठकर हर उस क्लाइंट का परफॉर्मेंस डेटा तैयार किया जो ट्रेवेंट से मेरे साथ ग्रांटली आ गया था। नतीजे चौंकाने वाले थे। एवरेज सर्विस रिस्पॉन्स टाइम 53% कम, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट 30% कम, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन स्कोर 22 पॉइंट ऊपर। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, यह दिखाने का तरीका था जब कंपनियां और रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि ट्रस्ट मानती हैं तो क्या होता है। कॉन्फ्रेंस की सुबह मैंने आखिरी बार अपने नोट्स देखे। कोई ड्रामा नहीं, कोई नाम नहीं, बस परिणाम और सच्चाई। सधा हुआ, संतुलित, पर अंदर तक हिला देने वाला। जैसे ही मैं होटल बॉलरूम में दाखिल हुआ, मैंने एवरेट को कॉफी स्टेशन के पास देखा, बोर्ड मेंबर्स के साथ फुसफुसाते हुए। मुझे देखते ही उसके चेहरे की मांसपेशियां कस गईं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। पैनल डिस्कशन शुरू हुआ। पहले सवाल आए मार्केट ट्रेंड्स पर, टेक्नोलॉजी की डिसरप्शन पर। फिर मेरी बारी आई। मैंने एकदम सीधे शब्दों में बात रखी, आज के दौर में जहां हर चीज ऑटोमेटेड और डिजिटल हो रही है, वहां पर्सनल अकाउंटेबिलिटी सबसे दुर्लभ वस्तु बन गई है। कंपनियां अक्सर ये मान बैठती हैं कि क्लाइंट रिलेशनशिप्स कंपनी के एसेट्स हैं। वो नहीं होते, वो भरोसे के समझौते होते हैं इंसानों के बीच, जिन्हें लगातार निभाना पड़ता है। मैंने अपने डेटा प्रेजेंट किया, ट्रावंट का नाम लिए बिना, बस केस स्टडीज के रूप में। यह कहानी रिटेंशन पैकेजेस या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की नहीं है, मैंने निष्कर्ष में कहा। यह समझने की है कि जब आप रिलेशनशिप मैनेजर्स को इंटरचेंजेबल पार्ट्स समझते हैं, तो क्लाइंट्स आपको दिखा देते हैं कि आप कितना गलत हैं। पैनल डिस्कशन के दौरान एक युवा एनालिस्ट, जिसे मैं पहचानता नहीं था, वो सवाल पूछ बैठा जो सबके मन में था।
क्या आपका ट्रेवेंट से ग्रांटली में ट्रांजिशन और इतने बड़े क्लाइंट्स का आपके साथ जाना वही डर नहीं है जिसकी वजह से कंपनियां रिलेशनशिप मैनेजर्स को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं देती? कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मैंने महसूस किया एवरेट की नजरों की तेजी जो कॉर्नर से मुझ पर जमी थी। ये एक जायज सवाल है, मैंने जवाब दिया, लेकिन जरा दूसरा पहलू सोचिए। ट्रवांट ने ये क्लाइंट्स इसलिए नहीं खोए क्योंकि मैंने उन्हें छीन लिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं उन क्लाइंट्स के लिए वाकई क्या मायने रखता है। किसी ने भी मुझे सिर्फ भावनाओं में फॉलो नहीं किया। वो इसलिए आए क्योंकि मेरी सर्विस अप्रोच उनकी जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा करती थी। और वो अप्रोच, मैंने कहा, मेरे पुराने एम्प्लॉयर को अब उनके विजन से मेल नहीं खाती लगी। मैंने कुछ सेकंड रुका, एवरेट से हल्की नजरें मिलाई। हर कंपनी को अपना रास्ता चुनने का हक है और हर क्लाइंट को यह तय करने का कि क्या वो रास्ता उनके लिए सही है। मार्केट बेहद बेरहम है, पर उतना ही न्यायपूर्ण भी। पैनल के बाद ट्रवांट के 3 और पुराने क्लाइंट्स मेरे पास आए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक ग्रांटली ने 5 नई कंपनियों के साथ लेटर्स ऑफ इंटेंट साइन किए, 22 करोड़ सालाना रेवेन्यू के साथ। शाम को जब मैंने फाइनेंशियल न्यूज खोली तो ट्रवांट ने एक नया ऐलान किया था। कंपनी स्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ रही है। ब्रायन एल्सवर्थ अब नई संभावनाओं की तलाश में है। और सबसे बड़ा झटका, वेरिटस की डील आधिकारिक तौर पर टूट गई। शेयर और 8% गिरे। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। ना कोई गर्व, ना कोई घमंड, बस वो शांत संतोष जो तब आता है जब बाजार खुद तुम्हारे पक्ष में फैसला देता है। सबक दे दिया गया था। अब वो सीखते हैं या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 6 महीने बाद मैं ग्रांटली की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। मेरे चारों ओर मेरी टीम और कंपनी की लीडरशिप। स्क्रीन पर सिर्फ एक स्लाइड, हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स, 7 करोड़ से ज्यादा का नया बिजनेस, जिसमें से 70% ट्रावंट के पुराने क्लाइंट से आया था। माइकल ग्रांटली ने गिलास उठाया। अब तक की सबसे बेहतरीन एक्विजिशन, और हमने इसके लिए कोई कंपनी नहीं खरीदी। रूम में हंसी की लहर चली। मैं मुस्कुराया, पर उस मजाक में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यह जश्न मेरे लिए नहीं था। यह था मेरा सत्यापन, वैलिडेशन। मेरे फोन में एक न्यूज अलर्ट आया। ट्रावंट कॉर्प अनाउंसेस सीईओ ट्रांजिशन। एवरेट स्टैंटन स्टेप्स डाउन अमिड कंटिन्यूड रेवेन्यू चैलेंजेस। मैंने फोन चुपचाप जेब में रख दिया, किसी को दिखाए बिना। कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिन्हें किसी तालियों की जरूरत नहीं होती। अलिशा विंटर्स, वही लड़की जिसे ब्रायन ने मेरी जगह बिठाने की कोशिश की थी, उसका मेल आया। मुझे निकाल दिया गया है, पूरी सेल्स टीम के साथ। क्या ग्रांटली में कोई मौका है? मैंने मेल एचआर को फॉरवर्ड किया, सिर्फ इतना लिखा, वर्थ इंटरव्यूइंग। गलती उसकी नहीं थी, हालात की थी। ऑफिस से निकलते वक्त मेरी असिस्टेंट ने मुझे एक लिफाफा थमाया। कोरियर से आया था। अंदर था एवरेट स्टैंटन का हाथ से लिखा हुआ नोट। तुम सही थे, मैंने रिश्तों के ऊपर ट्रांजैक्शन को रख दिया और उसकी कीमत पूरी कंपनी को चुकानी पड़ी। कभी मौका मिले तो एक कॉफी के लिए मिलना चाहूंगा, माफी मांगनी है, आमने सामने। मैंने नोट मोड़ा, शर्ट की जेब में रखा। शायद किसी दिन, लेकिन आज नहीं। उसी शाम घर लौटते हुए मैं ट्रेवेंट के पुराने ऑफिस से गुजरा। साइन उतर रहा था। लोकल बिजनेस जर्नल में खबर थी, वो लोग अब शहर के बाहर छोटे ऑफिस में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने ना कार धीमी की, ना फोटो ली, बस आगे बढ़ता गया, नजरें सीधी उस रास्ते पर जिसे अब मैं अपने तरीके से बना रहा था। 1 साल बीत चुका था उस दिन से जब ब्रायन ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर मुझे टर्मिनेशन पेपर्स थमाए थे, और आज मैंने दस्तखत किए ग्रांटली एंड कंपनी में फुल पार्टनर बनने के। कंपनी अब 34% ग्रो कर चुकी थी मेरे आने के बाद से। मेरा क्लाइंट पोर्टफोलियो अब 165 करोड़ सालाना से भी ऊपर था। मैंने वो मनीला फोल्डर बंद किया और कैंसस सिटी के स्काईलाइन को देखा। वही शहर, पर अब सब कुछ अलग था। रेबेका अंदर आई, 2 कप कॉफी के साथ। साइन हो गया, अब ऑफिशियल पार्टनर। मैंने सिर हिलाया। हाँ, ऑनफिशियल है। वो सामने बैठ गई, थोड़ी देर मेरी आंखों में देखती रही। तुम उतने खुश नहीं लग रहे जितना मैंने सोचा था। ट्रावंट की बात सोच रहे हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, सोच रहा हूं कि अब जो बना रहा हूं उसे इस बार सही करना है। उस सुबह ही मैंने 3 नए अकाउंट मैनेजर्स हायर करने की अप्रूवल दी थी। उन्हें भी वही प्रॉफिट शेयर स्ट्रक्चर दिया जो मैंने खुद के लिए नेगोशिएट किया था। कोई भी यहां कुछ बनाकर उसे खोए नहीं। ये मेरी पहली नीति थी, एक पार्टनर के रूप में। फोन बजा, ट्रेविस हेनरिस। सुनकर अच्छा लगा कि तुम पार्टनर बन गए। जानता था तुम जमीन पर नहीं गिरोगे। क्लाइंट्स जैसे तुम्हारे जैसे रहे, मैंने कहा।
नहीं, उसने टोका। हम तुम्हारे जैसे रहे, क्योंकि तुम वही थे जिनके पास वैल्यू थी, और हम बस उस वैल्यू के पीछे आए। फोन कटने के बाद मैंने वो फ्रेम उठाया जो रेबेका ने पिछले क्रिसमस में दिया था। एक साधारण पेपर पर सिर्फ एक लाइन छपी थी, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। मैंने उसे वापस शेल्फ पर रखा, इस बार मुंह नीचे करके। वो चैप्टर अब बंद हो चुका था। मैंने कैलेंडर खोला, एवरेट स्टैंटन के साथ लंच बुक किया। ना जीत दिखाने के लिए, ना अतीत को दोहराने के लिए, बस इसलिए क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने का आखिरी कदम पिछले वक्त को माफ करना होता है। मैंने कंप्यूटर बंद किया, चाबी उठाई और रेबेका से मिलने निकला। हमारे बेटे के बैंड परफॉर्मेंस के टिकट थे आज, कुछ ऐसा जिसके लिए पहले कभी वक्त नहीं होता था। कुछ हारें दरअसल रास्ता साफ करती हैं और कुछ आगे सिर्फ चीजें जलाने नहीं, उन्हें शुद्ध करने आती हैं। आज इससे ज्यादा यकीन मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आपने कभी किसी ने आपको कम आंका हो, तो इस कहानी को अपने तरीके से दुनिया को बताइए, क्योंकि असली जीत हमेशा चुपचाप आती है, पर सबको दिखती है। डेकानार्ड द बेस्ट रिवेंज आई इज सक्सेस।